नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक बेहद ही रोचक थियोलॉजिकल दस्तावेज जिसे जीन मूडी नोट्स कहा जाता है उसकी गहराई में उतरेंगे। हमारा मुख्य फोकस उन परिणामों और पीढ़ीगत श्रापों यानी जेनरेशनल कर्सेस पर होगा जिनका इन नोट्स में दावा किया गया है। ये देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है कि ये दस्तावेज धार्मिक नियमों और उनके असर का किस तरह से सटीक आकलन करता है। तो दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है ना कि आखिर ये दस्तावेज पीढ़ियों पर पड़ने वाले इन परिणामों को मापता कैसे है। जब हम इस पर थोड़ा गौर करते हैं तो पता चलता है कि ये टेक्स्ट कुछ खास कार्यों के लिए सीधे तौर पर गणितीय परिणाम यानी स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल कॉन्सिक्वेंसेस तय करता है। मतलब इंसान के कार्यों का असर सीधे नंबर्स और आने वाली पीढ़ियों में तौला जा रहा है। बड़ी अजीब और रोचक बात है ना। इसीलिए चीजों को आसान और क्लियर रखने के लिए हम आज के इस विश्लेषण को 3 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, द जीन मूडी नोट्स की बुनियाद। दूसरा, इनमें विवाह पूर्व पाप को कैसे डिफाइन किया गया है। और तीसरा, द जनरेशनल कर्सेस यानी पीढ़ीगत श्राप। तो चलिए बिना वक्त गवाए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। नंबर 1, द जीन मूडी नोट्स। इस दस्तावेज के शब्दों को अगर हम ध्यान से सुने तो टेक्स्ट बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है, इफ यू हैव सेक्स बिफोर मैरिज यू हैव सिन्ड बाय कमिटिंग फॉर्निकेशन और अडल्ट्री। ये बिल्कुल वही शब्द हैं जो सीधे स्रोत से लिए गए हैं, बिना किसी मिलावट के। अब इसको यहाँ ठीक वैसे ही पढ़ने का मतलब इन विचारों को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि उस ठीक भाषा को समझना है जिसने इस पूरे थियोलॉजिक फ्रेमवर्क की नींव रखी है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर। नंबर 2, डिफाइनिंग प्री मैरिटल सिन। चलिए देखते हैं कि भविष्य के जीवनसाथी के साथ होने वाले इन कार्यों को ये दस्तावेज कितनी बारीक श्रेणियों में बांटता है। सबसे बुनियादी बात जो समझनी जरूरी है वो ये है कि इस दस्तावेज की बुनियादी व्यवस्था में विवाह से पहले के हर एक शारीरिक संबंध को मूल रूप से फॉर्निकेशन या अडल्ट्री की छतरे के नीचे रखा गया है। ये वर्गीकरण इस टेक्स्ट के आगे के निर्माण के लिए बेहद क्रूशल है, क्योंकि यहीं से सारे नियम तय किए जाते हैं। और हाँ, ये दस्तावेज चीजों को हवा में अस्पष्ट नहीं छोड़ता, बल्कि बेहद स्पेसिफिक हो जाता है। एक पूरी सूची दी गई है जिसमें ओरल सेक्स, एनल सेक्स, फॉन्डलिंग और मैस्टरबेशन शामिल हैं। इन सभी को अदर सेक्सुअल सिंस के रूप में एक साथ ग्रुप किया गया है, खास करके तब जब ये भविष्य के साथी के साथ होते हैं। दस्तावेज एक एक डिटेल को पॉइंट करके अपना पूरा तरकीब तैयार करता है। इन क्लियर परिभाषाओं के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे और सबसे अहम हिस्से की तरफ। नंबर 3, द जनरेशनल कर्सेस। चलिए देखते हैं कि ये कठोर परिणाम आखिर किस लॉजिक पर काम करते हैं। आप जरा यहां ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस पूरे नियम के पीछे एक अकेली सबसे बड़ी बायोलॉजिकल शर्त काम करती है, और वो है कंसेप्शन आउट ऑफ वेडलॉक, यानी बिना विवाह के गर्भ धारण करना। तय की गई सजा कितनी भारी होगी ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ इस एक वेरिएबल पर निर्भर करता है। अगर इस टेक्स्ट के संरचना को ध्यान से देखें तो ये किसी धार्मिक नियम से ज्यादा एक मैथ्स के फॉर्मूला जैसा लगता है, जहां सब कुछ इस एक तथ्य पर आकर टिक जाता है। इस स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चरल लॉजिक को ठीक से समझने के लिए हमें इन 2 स्थितियों को आमने सामने रखना होगा। एक तरफ है कंसीव अ चाइल्ड यानी बच्चा होना, और दूसरी तरफ है डू नॉट कंसीव अ चाइल्ड। कार्य एक ही है, लेकिन सिर्फ गर्भधारण होने या ना होने की वजह से इस दस्तावेज के नियम 2 बिल्कुल ही अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। ये तुलना साफ दिखाती है कि इस फ्रेमवर्क को कितना नाप तोलकर बनाया गया है। और यहाँ ये आंकड़ा देखिए, 10। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये नंबर है 10। अगर पहली स्थिति लागू होती है, यानी बिना विवाह के बच्चा होता है, तो ये नोट्स सीधे 10 जनरेशन कर्स निर्धारित करते हैं, 10 पीढ़ियों तक का श्राप। ये पैमाना अपने आप में इतना बड़ा है और दस्तावेज इसे इतनी निश्चितता के साथ एक सॉलिड फैक्ट की तरह सामने रखता है। लेकिन वही अगर दूसरी स्थिति पर नजर डालें तो आंकड़ा बिल्कुल बदल जाता है। अगर गर्भधारण नहीं होता है तो सजा का पैमाना अचानक से घट जाता है, और ये 3 और 4 जनरेशन कर्स यानी सिर्फ 3 या 4 पीढ़ियों का श्राप रह जाता है। ये सच में काफी बड़ा अंतर है, और ये इस बात पर बहुत कड़ी रोशनी डालता है कि दस्तावेज के नियम बायोलॉजिकल रिजल्ट्स के आधार पर कितनी तेजी से अपने मापदंडों की मैट्रिक्स को स्विच कर देते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में ये हमें एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा करता है जहां एक गहरा सवाल पीछे छूट जाता है
एक सियोलॉजिक फ्रेमवर्क में विशिष्ट कार्यों को उन आने वाली पीढ़ियों के खिलाफ गणितीय रूप से कैसे तोला जाता है जिनका अभी जन्म भी नहीं हुआ है। ये सोचना वाकई विचारणीय है कि एक सिंगल एक्ट के लिए समय की इतनी लंबी और सटीक सीमाएं कैसे निर्धारित की जा सकती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन नोट्स का ये स्ट्रक्चर सभी को धार्मिक नियमों की इन बारीक संरचनाओं पर गहराई से सोचने के लिए जरूर प्रेरित करेगा।